हेलो एंड वेलकम टू शिवी। मैं आयन अरुण, आपका बायो एडुकेटर। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम IPGMER एंड SSKM हॉस्पिटल कोलकाता, एंड मैं आपका बायो एडुकेटर हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज सेल बायोलॉजी। ओके, नाउ सेल बायोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन बॉटनी। ओके, पूरे क्लास 11 एंड 12 के सिलेबस को अगर देखा जाए तो जो सेल बॉटनी है, यानी मैं इसे साइटोलॉजी भी कह सकता हूँ, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि इधर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं नीट में। अप्रोक्सीमेटली नहीं भी तो ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम सेल बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें से जो बेसिकली इसमें 3 चैप्टर है। पहला है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमोलिक्यूल्स, एंड तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। बायोमोलिक्यूल से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं, जिसमें से एक एंजाइम से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसमें से एंजाइम से इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिधर से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड फिर आपका लास्ट में आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और इससे भी आपका ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो वही 7 to 8 या 7 to 9 क्वेश्चन आपका सेल बायोलॉजी से आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इस टॉपिक को पढ़ना और अच्छा इसीलिए क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बहुत ही कम पार्ट है। सेल डिवीजन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है, जिसमें आपको वो सेल डिवीजन समझना पड़ता है, मियोसिस बेसिकली मोर इम्पोर्टेंट। जबकि नॉर्मली ये बहुत ईजी चैप्टर है, इजी यूनिट है। बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत ही एकदम नॉर्मल, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, फैट्स वैट्स, इसके बारे में छोटा डिस्कशन है। एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो यार आप क्लास 6 से पढ़ते आए हो। ठीक है, इसमें आपको वही नॉर्मल सेल के बारे में बताया जाएगा, सेल क्या है, ठीक है, सेल थ्योरीज क्या क्या है, ठीक है, एंड अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल क्या क्या है, और उन सेल ऑर्गेनल के बारे में स्टडी। ठीक है, ये पहले चैप्टर में आपको मिलेगा, बहुत ईजी है। सेकेंड, बायोमोलिक्यूल्स में आपको वही जो द कंपोनेंट्स विच मेकअप आवर बॉडी, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी बेसिकली यू विल बी टॉट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, you will be taught about fats, you will be taught about proteins, ठीक है, you will be taught about बेसिकली द एक पूल आता है, ठीक है, कार्बन पूल के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर एक आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट का इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक रहता है। ठीक है, तो यही सब इस चैप्टर में बेसिकली है। एंड लास्टली सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसमें वही आपको पहले माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में डिस्कशन है। तो वही स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हम लोग अल्फा नॉर्मली चलेंगे जिस तरह से है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद सेल। तो आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के स्टार्ट होने से पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा एक साइंटिस्ट का छवि। दिस साइंटिस्ट इज नन अदर देन, 1 second, ओके, सो दिस साइंटिस्ट इज GN रामाचंद्रन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साइंटिस्ट का नाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी, क्योंकि नीट के पास अब मतलब इतने सारे क्वेश्चंस पहले से वो मतलब अपने पास्ट ईयर में दे चुका है कि इट विल ऑलवेज ट्राई टू कम अप विथ सम न्यू क्वेश्चंस। एंड नीट 2019 का एक ओडिशा वाला सेट आया था। ठीक है, उस ओडिशा वाले सेट में GN रामाचंद्रन पे क्वेश्चन आया था। हुआ था GN रामाचंद्रन ने किसके ऊपर स्टडी किया था, तो उन्होंने दिया था रामाचंद्रन प्लॉट। और रामाचंद्रन प्लॉट ने क्या किया था, इट उन्होंने बेसिकली कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था, कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट 2019 में पूछा है तो रिपीट भी कर सकता है। क्या याद रखना है आप लोग को, GN रामाचंद्रन, he was involved, इन्होंने दिया था रामाचंद्रन प्लॉट, एंड he was involved in finding about the conformations of प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी वो सब प्रोटीन के स्टडी के ऊपर। ठीक है, बाकी सारा पार्ट मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। ठीक है, ये कह सकते हो तुम, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब वो कैम्ब्रिज में थे तो ही मेट लिनस पॉलिंग, एंड उनके संग उन्होंने दिया द मॉडल्स ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा शीट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया था, जिससे उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, तो स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन इन्होंने ही दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हो, दैट इज द रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट। तो बात है, लेट्स स्टार्ट विद द मेन चैप्टर, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल को क्या कहा गया है? यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ लाइफ, जिसके और ज्यादा मिलने से, एक संग काम करने से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लिविंग चीजें भी दिखती है, नॉन लिविंग। आदमी दिखता है, कुत्ता दिखता है, बिल्ली दिखता है, एक इनएनिमेट चीज जैसे तुमको चेयर दिखता है, टेबल दिखता है, ठीक है, दिखता है। तो अपने कभी कभी ये सोचने में मंजूर, मतलब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बनाता है, ठीक है। वही एनसीईआरटी ने लिखा है कि व्हाट इज दैट व्हिच मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज दैट एन इनएनिमेट, यानी एक नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं है जो उसको लिविंग बनने नहीं दे रहा है। और इसका सिंपल आंसर यही है कि लिविंग थिंग के पास होता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज द सेल। मतलब सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सारे ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने सारे सेल्स हैं। जिनके पास एक सेल होगा वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो सेल क्या है? सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे कि तो हम लोग जब सेल के बारे में स्टडी करना है, मेरे को एक पर्टिकुलर सेल के बारे में स्टडी करना है, तो हमने क्या किया? हमने एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी किया, ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास एक सिंगल सेल रहता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा गया है कि इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर मीन्स और एनी अदर बीइंग फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब it has independent existence. Second, it was able to perform the essential functions of life, मतलब normally जो एक जो मतलब सर्वाइवल के लिए जो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म कर रहा था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज वेल एज परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब उससे क्या है? उससे अगर कम कुछ भी हो, ठीक है, मतलब एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि एक सेल है तो सेल के पास तो सारी ऑर्गेनेल्स होने चाहिए ना, जो इसके पास, मतलब अगर ऑर्गेनेल्स है तो ये सब ऑर्गेनल होने चाहिए। उनमें से अगर कुछ भी कम हुआ तो उससे क्या हो रहा है? उसका इंडिपेंडेंट लिविंग चल जा रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट लिविंग चल जा रहा है, इंडिपेंडेंट लिविंग चल जा रहा है। जैसे अगर तुम वायरस को देखो तो वायरस के बारे में स्टडी की होगी तो पता चलेगा कि जो वायरस है इट इज नॉट केपेबल ऑफ सर्वाइविंग आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। बट जैसे वो एक ह्यूमन बॉडी की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें उसमें बेसिकली तुमको दिखने लग जाता है इंडिपेंडेंट लिविंग। अब वो अपने से रहता है और जाके होस्ट सेल को बर्बाद करता है, ठीक है। सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बचपन से पढ़ता है सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल आर द फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब एक लौता स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो रहा सेल के बारे में नॉर्मल टॉपिक। अब सेल के बारे में कुछ डिस्कवरी आता है। तो सबसे पहले तो तुम जानो अबाउट अ साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। अब इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वाज अ डेड सेल। पहला बात कि ही डिस्कवर्ड डेड सेल, एंड सेकेंडली उन्होंने किस पे देखा था ये सेल? तो इट वाज अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ही वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड सेल। जो सेल इन्होंने डिस्कवर किया था वाज अ डेड सेल, एंड उन्होंने डिस्कवर किसमें किया था? बाय ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने अपने से एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा था तो उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स देखा था। ये कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स कहते हैं बेसिकली सेल के सेल वॉल को रिप्रेजेंट करते थे। तो ऐसे करके रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सेल, जिन्होंने सेल को सबसे पहली बार देखा था। फिर आए एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक अनदर इंपॉर्टेंट नेम, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू सी एंड डिस्क्राइब अ लाइव, ठीक है। एंटोन रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट वन टू सी अ सेल, बट सबसे पहले लाइव सेल देखा था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने जो सेल देखा था दैट वाज अ स्पर्म सेल, ठीक है।
दैट वाज अ स्पर्म सेल, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी उन्होंने की थी, बट एंटोन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहली बार एक लाइव सेल दैट इज स्पर्म सेल की डिस्कवरी की थी। फिर आए थे रॉबर्ट ब्राउन, एंड रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस व्हिच इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल टू बी मोर प्रिसाइज, की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, बाद में धीरे धीरे हम लोग क्या हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप से चलते चलते कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ गए, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से होते हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक गए। तब हमने क्या देखा, हमने और मतलब क्या बोले, एकदम फाइनाइट, एकदम जो डिटेल्स होते हैं ना, इंट्रिकेट डिटेल्स सेल के बारे में, वो हम लोग धीरे धीरे जान पाए विद द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से हम लोग सेल के हर चीज को आराम से देख पाए थे। तो ये तो था मेरे सेल के बारे में बेसिक फैक्ट, जो आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में बेसिकली तुमको 3 साइंटिस्ट लोग का नाम पता होना चाहिए, दैट इज 1838 में मैथायस श्लेटर, ठीक है, ईयर भी याद रखना। 1839 में थियोडर शॉन, एंड 1855 में रुडोल्फ वर्चो। पहले तो आपको ये 3 साइंटिस्ट लोग का नाम याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज, मैथायस श्लेटन वाज अ जर्मन बोटैनिस्ट, ठीक है, एंड थियोडर शॉन वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब आप बोलोगे सर यार ये क्या, ये सब क्यों जर्मन ब्रिटिश, ये सब क्या, इससे अपने को क्या मतलब, ये थोड़ी ना आएगा, बट ये रिपीट किया जा चुका है। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पनेट है, पनेट, ठीक है, पनेट स्क्वायर आपने सुना होगा, जेनेटिक्स में आता है, वो कहाँ के हैं? एंड ही वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है, ही वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो यहाँ तक कि कंट्री तक पूछा जा चुका है नीट में, तो इधर इसको भी अपने को नहीं छोड़ना है। मैथायस श्लेटन जर्मन बोटैनिस्ट, थियोडर शॉन इंग्लिश या ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। अब एक एक करके कहाँ समझते हैं। तो मैथायस श्लेटन जो थे, उन्होंने क्या किया था, ही वाज अ बोटैनिस्ट, तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट के बारे में स्टडी किया था, और उन्होंने ये पता किया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट। मतलब एक प्लांट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल है, और बहुत जो सिमिलर टाइप के सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, टिश्यू बनाया, ठीक है। ये था मैथायस श्लेटन की इन्वेंशन। फिर है थियोडर शॉन, एंड थियोडर शॉन ने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, और जब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी किया था, तो उन्होंने बताया था कि हर सेल के एक आउटर लेयर होता है, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब उन्होंने एनिमल सेल्स की डिस्कवरी, एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी किया था, और एनिमल सेल्स के ऊपर जब स्टडी किया, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि सारे सेल्स के आउटर मोस्ट कवरिंग एक थिन लेयर होता है, और उस लेयर को क्या नाम दिया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded based on his studies on plant tissues, मतलब even though he is a zoologist, he also studied about some plants, and उन्होंने ये conclude किया था कि जो प्लांट सेल है, उनका आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, बट उसके संग एक आउटर लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, और ये सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्लांट। मतलब एनिमल्स में सेल वॉल नहीं देखा जाएगा, ये थियोडर शॉन ने बताया था। तो ये दोनों पोस्टुलेट्स को इकट्ठा किया गया। मैथायस श्लेटन का ये कहना कि सारे प्लांट्स के पास एक, कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और जो थोड़े सिमिलर सेल्स हुए वो टिश्यूज बनाए हैं। और शॉन का ये कहना कि हमने एनिमल के बारे में स्टडी किया, तो एनिमल सेल्स के आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, और प्लांट सेल का आउटर लेयर एक मतलब सेल वॉल था। तो इस स्टडीज पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था कि जो सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स के बने, ये तो प्रोडक्ट, मतलब सेल के डिवाइड होके जो प्रोडक्ट्स बने, वही प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो ये था पहला सेल थ्योरी जो श्लेडन एंड शॉन ने मिलकर दिया था। इसे श्लेडन एंड शॉन ने कहा था कि ये है हमारा सेल थ्योरी। पर ये सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक था कि उसने ये नहीं बता पाया कि जो नए सेल्स आते हैं वो आते कैसे, मतलब हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो 1855 में एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चो, और रुडोल्फ वर्चो ने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था कि सेल्स डिवाइड करते हैं, और जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं, कि सेल्स डिवाइड करते हैं और उधर से न्यू सेल्स बनते हैं। ये सेल है, ये सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाया, दैट इज दिस न्यू सेल are produced from the pre-existing cell।
ठीक है। और इसको उन्होंने बेसिकली लैटिन टर्म में डिस्क्राइब किया था, दैट वाज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट इज cells are formed from pre-existing cell. Omnis cellula e cellula इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है omnis cellula e cellula, ठीक है। तो उन्होंने तो बेसिकली रॉल्फ वर्सो ने क्या किया था, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और उससे एक नया शेप दिया। आज सेल थ्योरी को हम लोग जानते हैं कि सेल थ्योरी मतलब क्या, कि सेल्स की ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये दिया था बेसिकली श्लेडन एंड शॉन ने, और ये दिया था किसने, ये दिया था रुडोल्फ वर्चो ने। एंड रुडोल्फ वर्चो वाज द वन जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। तो ये तो था सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को हम लोग एक